नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर और कटरा में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने परिवारवाद पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के वायदे को एक बार फिर दोहराया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। कहा, अनुच्छेद 370 की बहाली पर हमारी और कांग्रेस एनसी गठबंधन की राय एक। पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज। कोलकाता जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त करने का लिया फैसला। डॉक्टर शुक्रवार से स्वास्थ्य भवन में अपना धरना ले रहे हैं वापस। शुक्रवार से स्वास्थ्य भवन से सीबीआई कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर शनिवार से आपातकालीन कार्य के लिए लौटेंगे। ओपीडी सेवाएं आंशिक तौर पर रहेंगी जारी। 2030-31 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने जारी की अपनी रिपोर्ट। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% रहने का अनुमान। रिपोर्ट में कहा, भारतीय सरकारी बॉन्ड में बढ़ा है विदेशी प्रवाह। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक। विभिन्न प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव। वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर भी सुझाव रखे। मालदीव ने भारत सरकार की मदद के लिए दिया धन्यवाद। विदेश मंत्री मूसा जमीर मालदीव ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता के लिए जताया आभार। कहा, मदद मालदीव और भारत के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों का है प्रतीक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में भारत को मिली सर्वोच्च रेगुलर फॉलो अप रैंकिंग। G20 देशों में अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी भारत से पीछे। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पीएम क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। यूएन मुख्यालय में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। साथ ही विश्व के नेताओं के साथ करेंगे कई द्विपक्षीय वार्ताएं, जिसमें जो बाइडेन के साथ मुलाकात अहम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कटरा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को खानदानी पार्टियां बताते हुए इन पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। भारत माता की। भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुरुवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। कटरा में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता है, उसका पोषक है। इस दौरान पीएम ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370
और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के वायदे को एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेकर एक नया इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की खानदानी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके जमाने में नौजवान स्कूल, कॉलेज से बाहर थे और ये लोग उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश थे। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इसके बाद पीएम ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है। यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सबको जोड़ रही है, वो दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कश्मीर में शांति बहाली करने में कामयाब रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ धीरज कुमार और रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच पाक रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में आर्टिकल 370 चाहते हैं। जम्मू में मौजूद डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में बीजेपी प्रवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने कहा, बीजेपी बहुत पहले से कह रही है कि इन पार्टियों का पाक कनेक्शन है।
जो अब सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव और यहाँ की जो मेन समस्याएं और किस तरह के विकास के वादों के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, उन सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ राज्य के प्रवक्ता अरुण कुमार गुप्ता जी हैं। अब आप चुनाव मैदान में किन किन मुद्दों के साथ हैं? हमारा शुरू से जो मुद्दा रहता है वो रहता ही डेवलपमेंट पे है। हमारा मानना ये है कि सरकार का काम बहुत साफ होता है, लोग उनको चुन के भेजते हैं और उनका काम है कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लें। अब डेवलपमेंट को जब हम बात करूं तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती, हर किस्म की डेवलपमेंट जिससे एक हमारा राष्ट्र, एक हमारा देश, एक संपूर्ण देश बनता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का आज एक बार फिर से वो चेहरा देखने को मिला जब वहां के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर 35A और 370 हटने के बाद कांग्रेस और एनसी का नाम लिया। बहुत सालों से कह रहे हैं इस बात को कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और कांग्रेस है, ये तीनों फैमिलीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम तो साफ कहते हैं कि इन लोगों ने कभी भी उस देश के प्रति वो सब कुछ जो इनका एक धर्म होना चाहिए, देश के प्रति जो इनकी एक श्रद्धा होनी चाहिए, वो थी ही नहीं कभी। पाकिस्तान में जो था एजेंडा सेट होता था, पाकिस्तान में वहाँ से डिक्टेशन आती थी, पाकिस्तान से कहा जाता था कि दुकानें बंद करवा दो तो पूरा कश्मीर बंद करवा देते थे। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज खुला खुला वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ये जितना भी सेट होता है या जो उनकी विचारधारा है और ये भी इनकी विचारधारा है, तो यही तो हम कितने सालों से कह रहे हैं। तो आज अच्छा हुआ, एक जनता के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज हो गया कि आप जिन लोगों को अपना लीडर कहते हैं एक्चुअली वो लीडर कहलाने के लायक है ही नहीं। जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि आपका वो उत्थान करेंगे वो इसके लायक है ही नहीं, क्योंकि जो आदमी ये नहीं बात को समझ सकता कि अपना देश क्या है और बाहर के देशों के साथ मिलकर आप अपने देश के अगेंस्ट करते हैं, तो इसका मतलब अब साफ साफ समझें कि 30 साल इन लोगों ने एक पूरा एजेंडा चला के रखा है और उन्हीं के डिक्टेशन के सिस्टम से ये सारा सिस्टम चलता रहा। उन्हीं के कहने से मतलब कश्मीर में जो आज कश्मीर कहीं से कहीं पहुंच गया होता, 30 साल पीछे करने का मतलब हुआ कम से कम 100 साल पीछे हो गए। कौन इसका जवाब देगा, कौन इसकी भरपाई करेगा? तो हमारा मानना ये है कि आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान आया है वो खुला खुला साबित करता है कि इनको पॉलिटिकल सिस्टम में रहने का कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, जनता का भी उनको खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जम्मू से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में S&P ने अनुमान जताया है कि अगर चालू वित्त वर्ष में 6.7% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर को आधार माने तो भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजबूत विकास संभावनाओं और बेहतर विनियमन के कारण इक्विटी बाजारों के गतिशील और प्रतिस्पर्धी बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी बॉन्ड में विदेशी प्रवाह भी बढ़ा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत सरकार द्वारा मदद के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार, जिन्होंने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता प्रदान की। ये उदारतापूर्ण कार्य मालदीव और भारत के बीच मित्रता के स्थायी बंधन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कृषि क्षेत्र से जुड़ी 100 दिन की उपलब्धियों को बताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए गए। कृषि और किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है और सोयाबीन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीदने और 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए जारी करने जैसे बड़े फैसले किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर चुके हैं और इस अवधि में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए क्या बड़ी उपलब्धियां रही, इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के साथ साझा की। किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है, जिससे किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी।
किसानों की फसलों की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने का फैसला भी 100 दिन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा है। आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि की उनको डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इन्हीं 100 दिन के अंदर किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए उनके उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें फसलों के उन्नत बीजों की कई किस्में जारी की गई हैं। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध करवाना और सब्सिडी किसानों के सीधे खाते में भेजकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। कृषि के क्षेत्र में 100 दिनों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए फसल बीमा योजना को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के साथ तेजी से काम चल रहा है और किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज के लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था बनाई जा रही है। लैब टू लैंड जैसी योजनाओं की शुरुआत से वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संपर्क को मजबूत किया गया है, जिससे तकनीक का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को लेकर युवाओं और महिलाओं में उत्साह है। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। विदेशों में भारत की साख बढ़ी है और कूटनीतिक स्तर पर भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, वह वर्तमान में अभी तक बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुए हैं। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करी जाए तो वह एक तरीके से तो बहुत सही भी हैं। बीइंग ए गर्ल अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि एक तो सुरक्षा काफ़ी सही है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो सशक्त हुए हैं वह मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद से हुआ है। कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद बदलाव तो हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश भर में एक साथ चुनाव संबंधी रिपोर्ट मंजूर किए जाने से युवाओं में उत्साह है। युवाओं का मानना है कि इस पहल से देश के संसाधनों की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सोचते हैं आज के युवा इस फैसले पर और क्या है उनके मन में? जी ये बिल्कुल अच्छा फैसला है। मेरी नज़र में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जितना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है इलेक्शंस के अंदर, बार बार इलेक्शंस के अंदर, वो नहीं होगा। युवाओं में किस तरह का उत्साह है इस फैसले को लेकर? ये जो वन नेशन वन चुनाव का ऑप्शन है, ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको मंजूरी दी है, बहुत ही अच्छा है युवाओं के लिए। इससे हमारे स्थानांतरण में और शिक्षा के जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो रुकावट आती है वो नहीं आएगी। बार बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? बार बार जब होता है तो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जब भी सारी चीज़ें रुक जाती है लगभग। जैसे कि ना स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनको और टाइम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो वो डिप्रेशन टाइप में चला जाता है।
संसद में ये बिल पेश होगा, आपको क्या लगता है कि सभी पार्टियों का इसका साथ देना चाहिए? इस बिल को पास हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पक्ष में हूँ कि ये अच्छा है और इससे ना बहुत सारा काम है वो नहीं रुकेगा। कर्मचारी संहिता से भी बार बार में ना वैकेंसियाँ रुक जाती, नवीन वैकेंसियाँ नहीं आ पाती है। इसके अलावा जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं सारे इसमें काम में लगे रहते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी का जो काम होता है वो रुक जाता है। आज का युवा चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लगे संसद के सत्र में। इससे न सिर्फ देश में मतदान का जो पर्व है उसे महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि इससे देश का खर्चा भी बचेगा और देश की जीडीपी भी जो है आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इस योजना का जनजातीय बहुल इलाकों में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी। इस योजना के जरिए आने वाले 5 वर्षों में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस बड़े फैसले का आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला कोरबा के लोगों ने स्वागत किया है। शहर के लोगों ने पीएम मोदी कैबिनेट द्वारा जनजातीय वर्ग के लिए लिए गए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। बहुत ही बड़ा फैसला है ये जनजाति वर्ग के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनकी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का जो फैसला लिया है और उसे हरी झंडी दिखा दी है। ये हमारे आदिवासी भाइयों के लिए और जहाँ जहाँ आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी जिले हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी योजना है जो आने वाले 4-5 वर्षों में, और जो आकांक्षी जिला है, जो जनजातीय क्षेत्र के गांव हैं, वहां पे उसके समुचित विकास के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। उसके लिए जो चिन्हित हैं लगभग 549 जिलों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें लगभग 65,000 गाँवों को लाभ मिलेगा और 5 करोड़ से अधिक आदिवासी भाई बहनों का विकास होगा। हम सभी इस फैसले को स्वागत करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ लगातार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से जो कैबिनेट में उन्होंने फैसले ले रही है वो बहुत ही सराहनीय है। जो कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जो आदिवासी भाइयों के लिए विकास कार्य के लिए सोचे हैं और लागू भी कर दिए हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं आदिवासी भाइयों, उनको बिजली के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है और ऐसी बहुत चीज योजना के लिए जो पैसा फंड जारी किए हैं, और जो आदिवासी भाई जो पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। बजट भाषण 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। AVGCXR क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने इस पहल की सराहना की है। जानकारों का कहना है कि इस कदम से अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट ने हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स एंड XR को मान्यता दी है और ये सेंटर बम्बई में आएगा और जल्दी ही भारत के सब कोने से जितने भी आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं और डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हम यहाँ से बना के वर्ल्ड लीडरशिप हासिल कर सकते हैं और इसमें विकसित भारत
की पूरी छवि है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC एंड XR को फाइनली कैबिनेट अप्रूवल मिल चुकी है और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अब बनने जा रहा है, इसमें पॉलिसी डिसीजंस भी होंगे, इसमें क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए। It will also have state-of-the-art production facilities, startup and incubation facilities. और हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिएटर्स है वो बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करे, ना केवल इंडियन ऑडियंसेस के लिए बट ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए, और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। ये भारत के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण निर्णय है। ये जो मेक इन इंडिया के बाद जो क्रिएट इन इंडिया का इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि हम इंडिया में वर्ल्ड क्लास एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ऐसी चीज़ों के बारे में एक नेशनल पॉलिसी हो, एक नेशनल फ्रेमवर्क हो, उसमें एजुकेशन हो, उसमें दुनिया भर के लिए हम कंटेंट बनाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC XR है वो अच्छी तरह से बने, फले फूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के ववोर इलाके में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से जाना कि इस योजना से उन्हें कितना लाभ मिला है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से DD न्यूज़ ने भी खास बातचीत की। सोलर लगाने से हमको इतना फ़ायदा हुआ कि हमारा बिल माइनस हो गया। बिल तो नहीं भरना पड़ रहा है, ऊपर से पैसा हमारे जमा हो रहा है और हमको इससे बहुत पैसा बचेगा हमारा। तो इससे आप कोई अलग योजना, सरकारी योजना है कि उसका लाभ भी ले सकते हैं। मोदी साहब ने एक ये बात कही है कि प्लास्टिक उत्सर्जन एक कम करना है, और जब हम लोग बाहर कहीं ये घूमने जाए और खरीदी करने जाए तो जब हमको घर से अपना झोला लेके जाना है, वहाँ से हर लोग क्या करते हैं कि झोला लेके जाते नहीं हैं और वहाँ से प्लास्टिक लेके आते हैं। तो प्लास्टिक एक ऐसा वो है कि वो पर्यावरण को बहुत नुकसान करता है। PM साहब का स्पष्ट दुनिया को और भारत भर में मैसेज है कि सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हमारा भारत इसके कारण स्वच्छ और निरोगी बने रहेगा। और सब जितने भी भारतवासी है ये सोलर एनर्जी का उपयोग करके हमारा इकोनॉमिकल जो एक्सपेंस है वो हम घटा सकते हैं। सोलर योजना से बहुत फायदा हो रहा है। इसको लगवाने के बाद बिजली का बिल तो जीरो ही हो गया। पहले 7,000, 8,000 इतना बिल आता था और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। AC चलाएं नहीं चलाएं, फ्रिज चलाएं, ओवन चलाएं, प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है कि जब से हमने सोलर लगवाया है उसके बाद से तो बिजली का बिल जीरो के बराबर है। इस सोसाइटी में भी जो स्ट्रीट लाइट्स है, मोटर है, बिल, वो सब का मतलब हमने वहाँ पे सोलर लगाया है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल, लाइट बिल कुछ भी हो वो बहुत कम आता है। पहले हम नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बिल आता था, अभी ज़ीरो बिल आ रहा है। हम आराम से AC में रह सकते हैं। बच्चे को भी हम मना नहीं कर सकते कि नहीं AC नहीं करना, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। अभी हम सोलर लगवाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हमको सबको सोलर लगवाना चाहिए क्योंकि ये लगवाने से एक तो हम पूरी फैमिली, कुछ बच्चों को हम कुछ मना नहीं कर सकते, नहीं तुम लोग AC मत चलाओ, ये मत चलाओ। और गर्मी में बच्चे आराम से मजे से रह सकते हैं, बाहर जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते, चलो अंदर ही खेलो, AC चल रहा है। तो सोलर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। गर्मी में थोड़ा बहुत बिल कभी आता है, वरना हर साल ज़ीरो बिल ही आता है। और बिजली बिल नहीं, हमारा गैस बिल भी कम आता है क्योंकि हम इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं। तो सोलर हमें बहुत ही फायदेमंद हुआ है। सोलर से हमें बहुत बेनिफिट होता है। पहले तो हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाता है और हम जो महीने में 5-6,000 जो बिल आता है वो 0% हो जाता है और उससे प्लस हो जाता है 1 से 2,000 का। इसलिए हमें सोलर सभी जगह लगाना चाहिए। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में अपना धरना वापस लेंगे। वो शुक्रवार दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन से CBI कार्यालय तक विरोध मार्च निकालकर अपना धरना समाप्त करेंगे। जूनियर डॉक्टर शनिवार से आपातकालीन कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।
सुरक्षा की मांग को लेकर हर मेडिकल कॉलेज में उनका धरना जारी रहेगा, जबकि आंशिक रूप से काम बंद रहेगा। हालांकि ओपीडी में काम बंद रहेगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 से 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद चिकित्सकों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। पश्चिम बंगाल में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे थे। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ध्यान रहे कि मेडिकल से जुड़े विभिन्न संगठनों ने डॉक्टर संदीप घोष के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की मांग की थी। इसे लेकर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर संदीप घोष से जवाब मांगा था। किसी भी तरह का जवाब नहीं मिलने की स्थिति में काउंसिल ने उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में आज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, पसमानदा मुस्लिम महाज और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। आज हुई बैठक के दौरान अलग अलग प्रतिनिधियों ने मौजूदा वक्फ बिल में संशोधन को लेकर अपने सुझाव दिए। इस बैठक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर भी सुझाव रखे गए। आज 2 पालियों में वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक हुई। कल भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के अन्य लोगों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधि भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने सुझाव रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम के दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम विलमिंगटन, डेलावेयर में शनिवार को क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। पीएम सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. दिल्ली के आईटीबीपी मुख्यालय में माउंट कामेट एवं माउंट अबी गामिन अभियान के फ्लैग इन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साहसी पर्वतारोहियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। आईटीबीपी प्रमुख राहुल रसगोत्रा ने बताया कि 27 से 29 अगस्त के बीच आईटीबीपी के बहादुर हिमवीरों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर देश को गौरवान्वित किया। डेप्यूटी कमांडेंट अनूप कुमार के नेतृत्व में 25 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने 7,756 मीटर ऊंची माउंट कामेट और 7,355 मीटर ऊंची माउंट आबी गामिन की सफल चढ़ाई की। हिमवीरों के अभियान पर खुशी जताते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आईटीबीपी पर्वतारोहण के क्षेत्र में अग्रणी रही है और गृह मंत्रालय द्वारा इस तरह के अभियानों और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की नीति आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में गुरुवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा 31 स्कूली बच्चों को इंस्पायर मनाक अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश के सभी राज्यों से 4,96,000 छात्रों ने अपने इनोवेशन को प्रदर्शित करते हुए उपकरण बनाए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राज्यों के स्तर पर 350 छात्र चुने गए।
It is a momentous occasion here because we are really celebrating the innovations of a bright young mind, the exceptional talent and innovations that was on display in the last 3 days really gives us the confidence that there is indeed a significant talent and potential that exists in the country. India's Global Innovation Index stood at 81st position about 9 years ago, and today we stand at 40th position, 40. So if you have jumped from 81 position to the 40th position, thanks to several initiatives, starting from Niti Aayog, starting to help through the Atal Innovation Mission, tinkering labs to about 10,000 schools. सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को AGR मामले में तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर दाखिल की गई क्यूरेटिव याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने ओपन कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई की मांग खारिज कर दी। इसका मतलब है कि AGR की सरकारी परिभाषा को सही ठहराने वाला फैसला कायम रहेगा। इस परिभाषा के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को बकाया चुकाना होगा। दिल्ली में SBI ने NCMC का शुभारंभ किया है। इसमें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया। देश के विभिन्न शहरों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेट्रो स्टेशनों पर बिना किसी शुल्क के ये उपलब्ध हैं। SBI का ये नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड मेट्रो, बस, पार्किंग और पेट्रोल पंप पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और क्या खासियत रहेगी इस कार्ड की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ये कार्ड लॉन्च किया गया है। क्या खासियत है इस कार्ड की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेव के डायरेक्टर अजय सिन्हा जी। एक कार्ड लॉन्च किया गया है NCMC कार्ड, जिसका यूज है ये आप इस कार्ड सिंगल कार्ड के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं को आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें है कि मेट्रो में यूज कर सकते हैं, बस में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मार्केटिंग कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल के भी सारे इसमें फीचर सब दिए हुए हैं, वो भी होगा स्टेप बाय स्टेप, फिर वो सब लागू होगा। सर जो ग्राहक है वो कहाँ से कस्टमर ले सकता है इन कार्ड? ये सभी मेट्रो पे, इसलिए कि मैक्सिमम भीड़ जो है कहीं आने जाने के लिए लोग मेट्रो यूज करते हैं, तो मेट्रो में ये इनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई इनको कॉस्ट पब्लिक को नहीं देना होगा। अन्य जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं उससे कैसे सेफ कह सकते हैं? अब आप उसको जितने भी डेबिट कार्ड वगैरह पॉकेट में जो अपना रखते हैं, पर्स में रखते हैं, पर्स की जो मोटाई बढ़ते जा रही है, तो उसको उन्होंने घटाने का भी समझिए कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसको कि बैंक के द्वारा इसको लाया गया है कि 1 कार्ड ये आपके पैकेट में रहेगा, ये सारे काम, सारे फाइनेंशियल वर्क को आपको करेंगे। क्या ये आपके अकाउंट से लिंक रहेगा या? अकाउंट से लिंक नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, इसलिए फ्रॉड होने का चांस नहीं रहेगा। आपको इसमें क्या करना होगा, अपना पेटीएम वगैरह जिससे भी हो एक बार रिचार्ज कर दीजिए, अपनी सुविधा के मुताबिक 1000, 2000, 4000, 10,000 कर दीजिए, आराम से एक ही कार्ड का यूज करके सभी काम को आप कर सकते हैं। अगर बाई चांस चोरी हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया? उस कंडीशन में हमारे कस्टमर केयर हैं, वहाँ पर फिर दोबारा इशू फिर होगा, पैसा वॉलेट में ही रहेगा। आप मुंबई जाकर वहाँ भी मेट्रो यूज कर रहे हैं, पैसा सब यहाँ रिचार्ज किए, वहाँ भी मेट्रो में ही काम करेगा। ये दिल्ली के फिलहाल 38 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगा। कार्ड का नाम है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, यानी कि बहुत ही सुविधाजनक ये कार्ड रहने वाला है। आने वाले दिनों में आपको मोटा पर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अन्य कार्ड लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप कहीं से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सुविधाओं से युक्त है ये कार्ड। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी की जो कैबिनेट है वो तय हो गई है। केजरीवाल कैबिनेट के 4 मंत्री अब आतिशी कैबिनेट में भी मंत्री बनेंगे। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इमरान हुसैन केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री थे, वो फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। आतिशी की कैबिनेट में एक नया चेहरा भी शामिल होगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत नए मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलावत दलित समाज से आते हैं। शनिवार 21 सितंबर को आतिशी के साथ पूरी कैबिनेट शपथ लेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस पर पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। The vision of the Honorable Prime Minister for 2047, the Viksit Bharat vision, has key pillars, and I'll take this opportunity to just briefly mention about them. Economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance. Banks will have to play a crucial role in driving the agenda set by the Honorable Prime Minister. And by your role, we are going to give greater momentum to achieving this dream. हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसके घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों की कलई हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले ही खुल चुकी है। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस एनसी और पाकिस्तान की एक जैसी भाषा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी इस समय हमारे साथ हैं। कृष्णपाल जी, आपने देखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस के जो गठबंधन है उसके साथ है। क्या कहते हैं, ये प्रेम क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्या बोले क्या न बोले वो तो भारत के हर विषय पर हस्तक्षेप करता है, उसकी हमको उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता हमको अपनी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज कांग्रेस पार्टी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है हम 370 फिर से अगर आए तो बहाल करेंगे, हम आतंकवादियों को जेलों से छोड़ेंगे, हम फिर से जम्मू कश्मीर में 2 झंडे का प्रावधान करेंगे, हम पत्थरबाजों को नौकरी देंगे। क्या मतलब है? कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि वो 370 की बहाली चाहती है, वो कश्मीर में 2 झंडे का फिर से प्रावधान करना चाहती है, वो आतंकवादियों के साथ खड़ा होना चाहती है, वो पत्थरबाजों के साथ खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस को इसका जवाब देश की जनता को देना ही होगा। आप देखें कि आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प करती है उसको सिद्धि तक पहुंचाती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, वो धोखा देती है, गुमराह करती है, वो लोगों को भरमाती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो बता रहे थे कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ना तो उन वायदों को पूरा करता है जिन वायदों की घोषणा कांग्रेस करती है लोगों के साथ, इसके साथ साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो धारा 370 हटाने के पक्ष में है, नहीं तो इस तरह की बयान देने का क्या मतलब है, जैसा कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोहतक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। समारोह में 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया। अहिल्याबाई के आदर्शों के अनुरूप ही है कि आज इस विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को कहना चाहूँगी कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि भारत 2047 में सबसे विकसित देश, सबसे आगे चलने वाले देश के रूप में हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए आधा आबादी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हम सबका उनका सहयोग की, उनका प्रोत्साहित करने की जरूरत आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए।
राष्ट्रपति ने वहां जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने महाकाल लोक के दर्शन किए और मूर्तिकारों से बातचीत भी की। भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर है। मामला है विदेशों में राहुल गांधी द्वारा दिए बयान, जिसको भाजपा ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ तिलक नगर, पार्लियामेंट स्ट्रीट और पंजाबी बाग पुलिस स्टेशनों में 3 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आदिवासी और अनुसूचित प्रकोष्ठ है, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ, जिस तरह से राहुल गांधी ने वैमनस्य की, समाज को तोड़ने की और विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये वही राहुल गांधी हैं जो देश में तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विरोध जुलूस जेपी मेहता कॉलेज से लेकर जिला मुख्यालय तक निकाला गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने 370 पर कांग्रेस, एनसी और पाकिस्तान के एक जैसे रुख पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं। धारा 370-35 ए पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी अपनी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का समापन हो गया। 3 दिनों तक चले आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 प्रतिनिधियों सहित कुल 4500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 143 प्रदर्शकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग, सरकारी और गैर सरकारी विभागों, जल प्रबंधन से जुड़े कई संस्थाओं ने एकीकृत समाधान की दिशा में मंथन किया। इस दौरान भू नीर पोर्टल, सिंचाई परियोजनाओं के राष्ट्रीय रजिस्टर, जल संसाधनों की आकलन रिपोर्ट, कॉफी टेबल बुक और व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन का अनावरण किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल सप्ताह के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने न केवल भारत के जल प्रबंधन के प्रयासों को सराहा, बल्कि वो भारत से सीखना चाहते हैं। कई विदेशों से भी कई मेहमान आए, कई मिनिस्टर्स जो इनको इनवाइट किया था वो भी आए, हमसे कुछ सीखना चाहते थे। हमारे देश में से जल प्रबंधन की क्या व्यवस्था है, जल संचय के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जानना चाहते हैं। और उनको भी जो उनके साथ चर्चा के दौरान ऐसा लगता है कि उनको भी यहाँ की जो व्यवस्था देखते हुए वो यहाँ आए, तो उनके उसको खुशी उन्होंने व्यक्त की कि उन्होंने कुछ सीखा है जो उनके देश के अंदर उसको काम में आएगा। संसद टीवी के 3 वर्ष पूरे होने पर आज संसद भवन परिसर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही कहा कि आम जनता तक सही खबर पहुंचाना ही मीडिया की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये काम संसद टीवी बखूबी कर रहा है। Look at the appreciation the world holds for us in digitization. But are we, as a media house, serious about it? Are we proud of our accomplishments? I would say we need to revisit our thoughts. Development is not the agenda of our news. Development is not on the radar. Giving the nation a rare status of being in the world
50% consumer of direct transfers. That is our Bharat. The world has to know about it. The world has to know about it from authentic platform. Sunset TV is one. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज ग्रामीण प्रतिभाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग अमेरिका में भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। Rural talent showing explosively in various positions, including in government assignments and civil services. We have someone in the US floating a narrative. IITs and IIMs, only the upper class is admitted. I have no doubt in using an expression, they are in fool's paradise. They have forgotten India has changed. The privileged pedigree in this country is not there now. Everyone is accountable to rule of law. The big change is for the nation. The big change is for ordinary people. The big change is for our youth. यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूजा खेतकर पर झूठे दस्तावेज दाखिल कर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि पूजा खेतकर का यूपीएससी द्वारा बायोमेट्रिक लिए जाने का दावा बिल्कुल गलत है। कमीशन ने पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान किसी भी कैंडिडेट से कोई बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली थी। ऐसे झूठे दावे कर पूजा खेतकर अदालत से मनमाफिक आदेश पाने की कोशिश कर रही हैं। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर पूजा खेतकर से जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेतकर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ यूपीएससी की अर्जी पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में 1000 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिला सशक्तिकरण एवं खाद्य सुरक्षा परियोजना के विस्तार का शुभारंभ किया। असम में ओरुनोडोई 3.0 के तहत 37 लाख से अधिक लोगों को प्रतिमाह 1250 रुपये मिलेंगे और एनएफएसए राशन कार्ड के तहत 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में ये दूरदर्शन और रेडियो की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि जनता तक प्रामाणिक खबरें और जानकारी मुहैया हो। संसद टीवी के 3 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित संसद टीवी के कॉन्क्लेव में लोकतंत्र में मीडिया और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका विषय पर आयोजित सत्र में प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि आज दूसरे चैनल भी कहते हैं कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रामाणिक और सही खबरें दिखाता है। उन्होंने कहा कि चैनलों की प्रतिस्पर्धा में ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ है। ऐसे में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का फोकस जल्द से जल्द खबरों के प्रसारण पर तो है ही, लेकिन खबरों की प्रामाणिकता और सत्यता परख कर ही उसे प्रसारित किया जाता है। लोगों तक सही खबर, सही जानकारी विश्वसनीय रूप से, सही रूप से हम प्रस्तुत करें। तो ये केवल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल दायित्व नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री मैंडेट दैट वी आर फॉलोइंग, विच मेक्स अस एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमसे कभी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। उस लिहाज से अगर कहीं कोई ये कहे कि दूरदर्शन पर खबर आने में या आकाशवाणी पर खबर आने में थोड़ी देर हो गई, तो उसको भी हम लोग एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो एक अंतराल है उसको हम किस तरीके से स्क्वीज़ करके कम से कम कर सकें, लेकिन जब तक उसको हम प्रामाणिक स्रोत से उसको वेरीफाई ना कर लें तब तक हम उस खबर को नहीं चलाएंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। स्वास्थ्य सचिव के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओएसडी पुण्य सलीला श्रीवास्तव और मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने भी मां के नाम का एक पेड़ लगाया। पीएम मोदी की पहल पर 5 जून से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधारोपण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में 90 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें जापान भागीदार देश के रूप में जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश के रूप में शामिल हो रहा है। ये भारत के फूड से दुनिया को अवगत कराने का भी बड़ा मंच बन रहा है। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है। इसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आने वाले दिनों में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास का एक प्रमुख मंच बन रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आयुर्वेद में भोजन और उसके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फूड दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। आज दुनिया भारत को हर क्षेत्र में फॉलो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जब फूड प्रोसेसिंग का ये हुआ था, वर्ल्ड फूड फॉर इंडिया हुआ था, तब उन्होंने कहा था हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का फूड रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे इस विचार को लेके लोग भी आगे आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में एपिडा, MPEDA और कमोडिटी बोर्ड द्वारा आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट में 1000 से अधिक खरीदार शामिल हो रहे हैं। साथ ही उच्च स्तरीय CEO गोलमेज सम्मेलन विश्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर हैं, जिन्होंने किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने का प्रयास किस तरीके से किया जाएगा उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई नवाचार यहाँ पर कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के खाद्य और उससे जुड़ी प्रोसेसिंग पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नवाचारों का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को बखूबी उजागर कर रहा है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।